नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। दीवा मनाकर जब आप अगली सुबह उठते हैं तो अखबारों और टीवी की सुर्खियों से लेकर चाय की टपरी तक एक ही बहस सुनाई देती है कि देश की राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राजधानी की AQI बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। पिछले कुछ सालों के दौरान एक रूटीन जैसी चीज हो गई है, एक ट्रेंड सा बन गया है। लिहाजा आप भी ज्यादा गंभीरता से इसे नहीं लेते और सच तो यह है कि सरकारें भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए पहले दुनिया के 3 बड़े शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं मैं आपको। और जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग देशों की राजधानियां हैं और तीनों शहरों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि एक दौर में इन तीनों शहरों को दिल्ली की तरह ही बहुत प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। बीजिंग में तो कुछ साल पहले तक दिल्ली से भी बुरा हाल बताया जाता था। ओस्लो 1970 के दशक में इंडस्ट्रीज की वजह से प्रदूषित शहरों में इस शुमार किया जाता था। बोगोटा को तो कोलंबिया की राजधानी जो है 1990 के दशक में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता था इसको। लेकिन तीनों शहरों में यह बीते दौर की बात हो चुकी है। बीजिंग से लेकर बोगोटा तक अब दुनिया के बेहद साफ शहरों में यह सब गिने जाते हैं। मैंने 3 तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई क्योंकि कल दिवाली थी और आज सुबह से ही दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बहस हो रही। कहा जा रहा है वही बातें जो हर साल कही जाती हैं कि दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, दिल्ली में सांसों पर संकट आ खड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। दिल्ली का हाल क्या वाकई ऐसा था? टाइम्स नाउ भारत संवाददाता ने आज जब सुबह सुबह इंडिया गेट वो पहुंचे, उन्होंने वहां क्या देखा, वहां से जो उन्होंने रिपोर्ट की है, जरा एक झलक उसकी देखिए। उसके बाद आपको इस कहानी के दूसरे पहलुओं के बारे में बताएंगे। फिलहाल कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आपको वो राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आएगा जो अमूमन यहाँ से नजर आता है, जिसके आगे खड़े होकर लोग अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, इसका एक सिंबल दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो पूरी धुंध, जो पूरा काला फॉग है प्रदूषण का, वो फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ये पूरा इलाका हमेशा सैलानियों से त्योहार के बाद भरा रहता था, वो पूर्णतः खाली नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये एक तरफ की हवा है जहां ये पूरे पार्क हमेशा भरे होते हैं, वो खाली है। वहीं आप दूसरी तरफ चले जाएंगे जब इंडिया गेट की तरफ भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। तो ये दिवाली के बाद सुबह सुबह की तस्वीर थी जो बता रही है कि प्रदूषण तो बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI 350 से लेकर 400 के बीच दिखाई दिया, जिसे बेहद खराब श्रेणी में गिना जाता है। दिल्ली के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो रेड जोन में बता रहे थे। कहने का मतलब यह है कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली का वही हाल था जो बीते कई सालों से नजर आता रहा है। फर्क इतना है कि पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी सत्ता में। लिहाजा आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आर्टिफिशियल रेन कराने के वादे का आखिर क्या हुआ? सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? तो दिल्ली में 11 साल तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही। दिल्ली वालों को साफ हवा पानी के वादे पर 3 चुनाव जीते, लेकिन नतीजा क्या रहा वो भी दिल्ली वालों ने देखा। इसीलिए आम आदमी पार्टी जब सरकार को घेर रही है तो जवाब भी उसी अंदाज में मिल रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को जरा सुनिए। कि अभी अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें
2 से 2.5 साल लगेगा। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा को साफ करने में 2-2.5 साल तो लगेंगे ही, लेकिन हकीकत तो यह है कि दिल्ली का 2.5 दशक से यही हाल है। 2-2.5 साल तो छोड़िए, 25 सालों से यही हाल है। और दिवाली ही नहीं, देश की राजधानी में अगर 2-4 महीनों को छोड़ दें तो बाकी के सारे महीने कमोबेश एक जैसे हालात रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली के पटाखों पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है? दिवाली के पटाखों पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है? दिवाली को पॉल्यूशन का विलेन बनाकर सरकारें क्या पल्ला झाड़ लेंगी? दिवाली जो है वो कल मनाई गई, उससे पहले जरा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या था, अगर आप उस पर गौर करेंगे तब आपको हकीकत का अंदाजा होगा। दिवाली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर को AQI 302 पहुंच चुका था और दिवाली के बाद वो 350 के पार पहुंच गया। यानी कि अगर AQI में फर्क देखा जाए तो 50-60 अंक से ज्यादा का फर्क नहीं है। सवाल यह है कि अगर 350 से ऊपर की AQI बहुत खराब है तो क्या 300 की AQI बहुत ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है ना। फिर ये दिल्ली की AQI 300 पार पहुंचाने का गुनहगार कौन है और उस पर बात क्यों नहीं होती कभी? क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली की हवा में सिर्फ पटाखों से ही जहर नहीं फैलता है, इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। सरकार अगर चाहे तो चंद साल में दिल्ली की हवा बीजिंग जैसी साफ हो सकती है। सरकार चाहे तो खेतों में जलने वाली पराली का इस्तेमाल बायोमास और ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है और बहुत सारे देशों में हो रहा है, सफलतापूर्वक हो रहा है। उदाहरण के तौर पे डेनमार्क ही ले लीजिए। डेनमार्क में किसान पैदावार की गई जो चीजें हैं उसको बेकार नहीं जाने देते, लेकिन एक दौर था जब डेनमार्क में भी खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण होता था। प्रदूषण के चलते 1980 के दशक में डेनमार्क ने पराली जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। पराली जलाने की बजाय अब उसका जैव ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खेत में ही पराली के बड़े बड़े गट्ठर बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रकों में लादकर बिजली प्लांट तक ले जाया जाता है, जहां पराली का इस्तेमाल बिजली बनाने में ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसके साथ ही कुछ पराली खेतों में छोड़ दी जाती है जो जमीन में नमी के साथ ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी या वाटर टेबल को भी एक तरीके से मेंटेन रखती है। इतना ही नहीं, पराली के बदले किसानों को अच्छी खासी रकम भी दी जाती है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। एक और खास बात यह है कि खेत में पराली जमा करने से लेकर प्लांट तक ले जाने का पूरा जिम्मा सरकार का होता है। तो दशकों की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि आज डेनमार्क दुनिया के सबसे साफ हवा वाले देशों में से एक है। सवाल यह है कि जब डेनमार्क जैसा छोटा देश ऐसा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमें कौन रोक रहा है? वैसे आपको बता दें कि 2022 में दिल्ली सरकार ने पहल की थी। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन स्पेशल डेलीगेशन के साथ दिल्ली सचिवालय आए थे और तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी। डेनमार्क में ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पराली से बिजली उत्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी और उस वक्त कहा जा रहा था कि डेनमार्क वाली तकनीक से दिल्ली में भी पराली से बिजली बनेगी, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा और दिल्ली को धुएं से निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी देश के कई राज्यों में पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। यानी हमने डेनमार्क से समझा तो सब, लेकिन किया कुछ नहीं। डेनमार्क तो छोड़िए, वो तो दूर का देश है। हमने तो अपने पड़ोसियों से भी कोई सबक नहीं लिया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको जरा समझिए। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बीजिंग जहरीली हवा के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था। यहां तक कि बीजिंग को स्मोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। 2013 में बीजिंग के हालात ऐसे थे कि लोगों को कई हफ्तों तक घरों में कैद रहना पड़ता था। बीजिंग में कई साल इसी तरह के हालात बनते रहे, लेकिन आज बीजिंग एक साफ सुथरा कमोबेश प्रदूषण से मुक्त शहर है। तो बीजिंग ने जहरीली हवा पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। और ये कैसे हुआ, जरा इसको भी समझिए। तो 2000 के आसपास चीन ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। सबसे पहले कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली गाड़ियों में कमी की गई। पूर्वी चीन के नाजिंग इलाके में मानव निर्मित बड़े जंगल बनाए गए
और उससे हर साल 25 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद मिली। प्रदूषण पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए 900 शहर और कस्बों में 1500 से ज्यादा स्टेशन बनाए गए और हर उस सोर्स को लेकर सख्ती बरती गई जिसके जरिए प्रदूषण हो रहा था। और यह करने में उन्होंने कामयाबी पाई। और चीन ही नहीं, हमारा एक और पड़ोसी है थाईलैंड, उसको भी देखिए। बैंकॉक में एक समय प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या थी। 2019 में तो हालात दिल्ली जैसे हो गए थे, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ गए थे। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों और उद्योग धंधों पर निगरानी रखने के लिए सेना की तैनाती करनी पड़ी थी। उसके बाद इससे निपटने के लिए थाईलैंड ने एक बड़ा प्लान बनाया और बहुत सख्ती से उसे लागू किया। पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया गया। सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए वाटरवेज, मेट्रो और जो दूसरे मास ट्रांसपोर्ट हैं उनको बढ़ावा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि आज बैंकॉक प्रदूषण पर बहुत हद तक काबू पा चुका है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिन्होंने सही नीतियों और उसे सही तरीके से लागू करके साफ हवा का हक हासिल किया है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? असल में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार के स्तर पर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करने की जरूरत है, जो कि नहीं हो रही। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दिल्ली को जहरीली हवा से निजात दिलाने की जो बातें हैं ये सिर्फ बातें रहेंगी, हवाई बातें जिसका कोई मतलब नहीं। क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लोकपाल और लग्जरी कार के बीच कौन सा चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आ गया है। तो मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई धार देने के लिए नवरात्रि से पहले जीएसटी में बड़ी छूट का ऐलान किया था। इससे त्योहारी सीजन में सस्ती कारों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ 34% तक बढ़ने की खबर आई। मारुति सुजुकी ने तो 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा कारें बेचने का रिकॉर्ड बना डाला। सरकार ने इसे देश की जनता को दिया गया एक बड़ा गिफ्ट बताया। और इसी माहौल में देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सबसे ऊंची संस्था लोकपाल से भी एक खबर आई। लोकपाल ऑफ इंडिया ने भी अपने इस्तेमाल के लिए कार खरीदने का एक सरकारी टेंडर जारी किया है। लेकिन ये टेंडर जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी इतनी चर्चा क्यों है। ये जो टेंडर है वो लग्जरी कारों के एक फ्लीट का है। जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी BMW की महंगी कारों को खरीदने का ओपन टेंडर है। और टेंडर में क्या कहा गया है? टेंडर में कहा गया है कि लोकपाल ऑफ इंडिया को BMW 330 Li सीरीज की 7 कारें चाहिए और इन लग्जरियस कारों का मॉडल भी स्पोर्ट वाला होना चाहिए, यानी कि लंबी व्हील बेस वाली कारें होनी चाहिए। इतना ही नहीं, 7 कारें सफेद होनी चाहिए, यानी एक ही रंग की, ताकि शानदार फ्लीट का फील दे सके। टेंडर में डिमांड यह भी है कि ऑर्डर के 15 से 30 दिन के अंदर 7 गाड़ियों की डिलीवरी हो जानी चाहिए। और टेंडर में लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों को इसकी ड्राइविंग की 7 दिन की ट्रेनिंग देने की भी डिमांड की गई। यानी लोकपाल ऑफ इंडिया, उसकी चाहत यह है कि जो बिलियनियर जो जिन गाड़ियों पे चलते हैं उस तरह की गाड़ियों की फ्लीट उनके पास होनी चाहिए और उसे चलाने के लिए एक ट्रेंड शॉफर भी होना चाहिए। इस टेंडर के पीछे दलील प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स की जरूरतों को दी जा रही है। गाड़ियों का ये टेंडर जारी किया गया है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर और विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकपाल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो सरकारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है। ऐसे में जिस तरीके से 70 लाख की करीब एक गाड़ी की कीमत बताई जा रही है और 7 गाड़ियों का ये पूरा टेंडर है, ऐसे में करीब कीमत 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जाहिर तौर पर इसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोकपाल ऑफ इंडिया ने कार खरीद का टेंडर जिस अंदाज में निकाला है, उससे तो यही लगता है कि BMW कार में बैठे बिना उन्हें भ्रष्टाचार के मामले दिखेंगे ही। और वो खरबों के भ्रष्टाचार की जांच करनी है
तो उनके लिए हाई क्लास गाड़ियों वाला फील भी तो होना चाहिए। और बड़ी बात यह भी कि जिस संस्था भ्रष्टाचार के मामले में, जो संस्था भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री तक की जांच कर सकती है, उसका रौला BMW से अगर कम में चलेंगे तो दिखेगा कैसे। और इस टेंडर को देखने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि लोकपाल की जो ईमानदारी की पूरी चमक है वो सामान्य गाड़ियों में तो दब के रह जाएगी। उसके लिए जब तक लाखों करोड़ों की लागत वाली चमचमाती कार नहीं होगी तब तक उसमें उनकी चमक दिखेगी नहीं, उनकी ईमानदारी की चमक निकल के ही नहीं आएगी। और जब BMW की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जब लोकपाल ने इतनी शानदार गाड़ियों का टेंडर निकाला है, तो यह हमारे आपके लिए जानना जरूरी है कि इन कारों को लेकर के BMW क्या कहती है। तो BMW की वेबसाइट ये कहती है कि BMW 330 Li मॉडल इस साल के शुरुआत में ही भारत में लॉन्च की गई है और ये अपनी कैटेगरी की सबसे लंबी सेडान कार है, जिसमें पीछे की सीट के लिए सबसे ज्यादा स्पेस उपलब्ध है। कंपनी से लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताती है। कार की एक शोरूम कीमत लगभग 60 से 65 लाख रुपए के बीच है और ऑन रोड अगर प्राइस देखेंगे तो करीब 70 लाख रुपए तक पहुंचता है। ऐसे में 7 गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बैठती है। तो BMW की वेबसाइट के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक भारत में BMW 330 Li मॉडल की कुल 2000 यूनिट ही बिकी। इतना एक्सक्लूसिव है यह मॉडल, यानी सड़क पर इसका एक अपना अलग क्लास है। इसीलिए जब सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था ने बिना किसी हील हवाले के BMW वाला टेंडर जारी किया तो जनता के लिए चौंकने का वक्त था। वो लोकपाल की इस इच्छा पर सवाल उठा रही है, वो पूछ रही है कि जनता के टैक्स के पैसे को फुटानी में उड़ाने की इतनी जरूरत क्यों। हमारे संवाददाता ने दिल्ली में जब आम लोगों से बातचीत की तो उनकी प्रतिक्रिया कितनी तीखी थी, जरा एक बार वो भी आपको देखना चाहिए। 70 लाख रुपए की गाड़ियां उन लोगों को चाहिए जो देश से भ्रष्टाचार को, मतलब लोगों को, जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए जिनको बैठाया गया है। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि आगे देश में या दिल्ली में किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार हटाएंगे। आम लोगों की सेवा के लिए आएंगे या अपने सेवा के लिए बैठे हैं ये लोग। अब 60 लाख की जो खुद गाड़ी में चलेंगे उनसे हम क्या न्याय की या क्या उसकी सिस्टम की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से बड़ा शर्मनाक है ये बात करना। उनको जिनको चाहिए उनके लिए शर्मनाक, और जो ये मांग रहे हैं वो भी शर्मनाक, और जो इनको देंगे उनके लिए भी शर्मनाक बात है। उसके ऊपर सबसे शर्मनाक जनता के लिए है कि जनता ऐसे लोकपाल को कैसे बर्दाश्त करेगी, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपको गाड़ी भी चाहिए तो आप एक साधारण गाड़ी लेंगे, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की, लेकिन 60 लाख रुपए की गाड़ी हजम नहीं हो रही। तो ये देश के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये क्या हो रहा है, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जनता में मैसेज क्या जाएगा अगर लोकपाल को ही इस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी तो? आपको लगता है ठीक नहीं, एकदम गलत है। ये सरासर गलत है और देश के जनता के पैसे का दुरुपयोग है। तो लोकपाल ऑफ इंडिया देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया और इसका मकसद है सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और उस पर कार्रवाई करना। इसके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अजय खानविलकर समेत कुल इसके 7 सदस्य हैं। जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, सुशील चंद्रा, पंकज कुमार, अजय तिर्की और जो लोकपाल के चेयरमैन हैं उनकी सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलाकर वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर बैठते हैं। अन्य सदस्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। लोकपाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के समूह ABCD के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा ये उन बोर्ड, निगमों, ट्रस्टों और सोसाइटियों के खिलाफ भी जांच कर सकता है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या जिन्हें केंद्र सरकार से फंड मिलता है या जिन्हें 10 लाख रुपए से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त होती है। लोकपाल जहां राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, वहीं राज्यों में इसी तरह की जिम्मेदारी लोकायुक्त निभाते हैं और ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी तरीके से हो।
इस पैमाने पर लोकपाल ऑफ इंडिया कितनी खरी उतरती है उसे समझना भी जरा जरूरी है। पिछले 5 सालों में लोकपाल ने भ्रष्टाचार के 24 केसों की जांच की है, जिसमें से 6 मामलों पर कानूनी कार्रवाई की इजाजत मिली। और इसी पर सवाल उठ रहा है कि लोकपाल कहीं एक सफेद हाथी बनकर तो नहीं रह गया है, क्योंकि इतने बड़े खर्चे के बावजूद और इतना बड़ा सरकारी तामझाम और नेटवर्क के बावजूद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिस तरह की उम्मीद इस संस्था से की गई थी, क्या यह संस्था उस पर खरी उतरी है? एक ऐसा सवाल है जो कि बार बार लोगों के मन में उठता रहता है। और इन सब के बीच ये BMW वाला टेंडर, ये अपने आप में एक तरह का सवाल है कि देश में जब बहुत सारे मंत्री और बड़े अधिकारी सामान्य कारों में चलते हैं, 12-15 लाख के कारों में चलते हैं, तो लोकपाल ऑफ इंडिया को 70-70 लाख की कारें क्यों चाहिए? लोकपाल ऑफ इंडिया के टेंडर का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियां अब सरकार को घेरने में भी कर रही है। आरोप लगा रही है कि लोकपाल को लग्जरी में उलझाकर मोदी सरकार उसे कमजोर करने में लगी हुई। लोकपाल एक ऐसी संस्था है जिसको लाया गया था करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए, एक एक्स्ट्रा जो फंडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उसके रोकने के लिए अब 7 लग्जरी BMW गाड़ियों का टेंडर फ्लोट किया गया। अफसोस की बात है, ताज्जुब की बात है। भ्रष्टाचार मिटाने की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी या जिससे आशा उम्मीद की गई थी और इसीलिए उसकी स्थापना भी हुई थी, अगर वो BMW पर घूमेंगे, उनके अफसर घूमेंगे, तो कहाँ से भ्रष्टाचार? तो कांग्रेस से कदम आगे बढ़कर लोकपाल आंदोलन को RSS का डिजाइन बता रही है और आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार को हटाने की साजिश भर थी। कांग्रेस की शमा मोहम्मद ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि PM मोदी ने ऐसे लोकपाल को बनाया है जो सिर्फ कागज पर है। इस संस्था में भ्रष्ट अफसरों को भी रखा गया है जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर मौज कर रहे हैं। कांग्रेस की चिढ़ तो समझ में आती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को उसका भ्रष्टाचार ही एक तरीके से ले डूबी थी और ये छवि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अभी तक बदल नहीं पाई है और इसलिए लोकपाल से उनकी चिढ़ तो जग जाहिर है। लेकिन यह बात भी अपनी जगह सही है कि जिस तरीके से इतनी महंगी कारों का टेंडर जारी किया गया है लोकपाल ऑफ इंडिया के जरिए, ऐसे में लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि इस लोकपाल की उपलब्धि क्या है और इतने सालों में इसने भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी कौन सी ऐसी भूमिका निभाई है जिसके लिए इतना मोटा खर्चा इस संस्था पर किया जाना चाहिए। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि जिस आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल के नाम पर अपनी पूरी सियासत खड़ी की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई, चलाई, उसके नेता भी लोकपाल ऑफ इंडिया की BMW वाले टेंडर पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। और सवाल यह भी है कि क्या लोकपाल ऑफ इंडिया BMW टेंडर पर उठे विवाद के बीच अपने छवि पर दोबारा विचार करेगी? लोकपाल के लग्जरी में डूबने का जो गंभीर आरोप है, क्या उस पर गौर करेगी? यहां पर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की मिसाल भी देखनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को जरा देखिए, उनकी कार दिखा रहा हूं अभी आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन लोगों को आपने आते जाते अक्सर देखा होगा गाड़ियों के काफिले में। और ये जो तीनों बड़े मंत्री हैं वो किस तरह की गाड़ियों में चलते हैं? ये सब मिड सेगमेंट की गाड़ियां हैं। और अगर इंटाइटलमेंट की जहां तक बात है तो इंटाइटलमेंट की जो बात है, तो अगर देखा जाए तो ये सारे मंत्री इससे ज्यादा महंगी गाड़ियों के लिए इंटाइटल्ड हैं, लेकिन वो नहीं चलते, ऐसी महंगी कारों में नहीं चलते। निर्मला सीतारमण को देखिएगा, लेकिन देखिए कि वित्त मंत्री की कार देखिए आप। वित्त मंत्री के तौर पे वो जाहिर सी बात है कि महंगी कारों के लिए उनका इंटाइटलमेंट होगा, लेकिन वो देखिए सियाज में चल रही हैं, घूम रही हैं मारुति की। ये अपने आप में एक मैसेज है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो इससे लग्जरी गाड़ी में या इससे ज्यादा महंगी गाड़ी में नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन वो 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में इसलिए चल रहे हैं जिसमें यहां इस देश का सामान्य मिडिल क्लास चलता है। वो इसलिए क्योंकि वो इस बात की मिसाल पेश करना चाहते हैं कि भाई जनता की कमाई के पैसों पे कोई ऐश नहीं कर रहे, कोई मौज नहीं कर रहे। और सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और लोकपाल भी इससे परे नहीं है। इस बात का अंदाजा अगर लोकपाल को होता तो शायद वो इस तरह का टेंडर नहीं निकालता।
क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि बिहार चुनाव में जीत का आशीर्वाद पाने के लिए नेता कहां कहां हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। तो बिहार चुनाव में प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन जनता जनार्दन के दर्शन के बीच बिहार के चुनावी महारथियों ने कहां कहां माथा टेकने की होड़ लगा रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि महागठबंधन के अंदर लड़ाई कैसे चरम पर पहुंच चुकी है। कैंडिडेट और कार्यकर्ता दोनों फुल कंफ्यूजन में हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट, इन सब में इतनी तनातनी के बावजूद किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, एक शब्द नहीं कहा है। अलायंस में खींचतान पर तेजस्वी यादव चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, लेफ्ट के नेता चुप हैं और यहां तक कि हर दिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकने वाले मुकेश सहनी भी चुप हैं। तो ये चारों दल आपस में कई सीटों पर आपस में ही लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है। भाई अगर फ्रेंडली करना है तो फाइट ही क्यों कर रहे हैं? इसीलिए इस दोस्ती वाली जंग पर बीजेपी और उनके सहयोगी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन, महागठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर चुका है। लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए, आपसी तालमेल नहीं बना पाए। इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट कुछ फाइट होता है तो फाइट लड़ाई है। पूरी तरह से इनका गठबंधन तो एक तरह से समझिए टूट गया। फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर, ऐसा कभी होता है लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा। तो महागठबंधन में इतनी रार मची हुई है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को इन सब बातों का कोई ज्यादा लोड नहीं। राहुल कोलंबिया में 15 दिन छुट्टी मनाकर दिल्ली वापस आए हैं और उसके बाद भी उन्होंने कई जगह का दौरा किया। लौटने के बाद भी लड्डू भी बनाया, लेकिन बिहार नहीं आए। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं की। मतलब हर बार की तरह चुनाव के पहले एक बार फिर से वो गायब दिख रहे हैं सीन से। उधर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन बाद 24 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का कोई ज्यादा आता पता नहीं है। तो जिस तरह का जोश उन्होंने वोट यात्रा के दौरान दिखाया था वो अब शायद ढीला पड़ चुका है और इसी बहाने राहुल गांधी को सत्ता पक्ष घेर रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव की नहीं बल्कि अभी से ही शायद 2029 की तैयारी में वो जुट चुके हैं। जरा सुनिए। कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने NDA के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है। और तो राहुल और तेजस्वी अपने गठबंधन की गांठ को कितना सुलझा पाएंगे कहना मुश्किल है और चुनाव के पहले वो सुलझ भी पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन महागठबंधन में बढ़ती तकरार पर बिहार की पब्लिक क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, जरा एक बार ये भी सुनिए। लोग चुनाव में फ्रेंडली फाइट देखते हैं या कुछ होता है ऐसा? ऐसा तो अभी पहली बार हम बिहार में ऐसा सुन रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट भी होता है। आपस में उन लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा है और चले हैं बिहार बदलने। जिस तरीके से देख रहे हैं कि आए दिन उन लोगों में घींचतान हो रहा है, एक ही पार्टी में चीर फाड़ कई तरीके से उन लोग तो आपस में तो समझौता कर ही नहीं पा रहे। बिहार क्या सुधारेंगे भैया उन लोग? जेडी ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, तो ये महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है? नहीं, महागठबंधन कहाँ है इसका रह गया, तो लठबंधन हो गया भाई। अपने में जब तालमेल नहीं बैठ रहा है तो आप सोच सकते हैं जब बिहार में गलत से भी इनका सरकार आ जाएगा तो किस तरह का होगा माहौल। अपने में जब मतभेद कर रहे हैं, जो भी इनके छोटे दल हैं उनका
आरजेडी सम्मान थोड़े कर रहा है। अभी तक महागठबंधन की ऐसे 10 सीटें हैं जहां उनके 2-2 उम्मीदवार हैं। क्या इसको फ्रेंडली फाइट बोलते हैं क्या? महागठबंधन ने अंतिम मौके तक उनके ऊपर कोई साझेदारी नहीं। जेएमएम अलग हो गया, वीआईपी उनसे अलग होने जा रहा है, तो ये सीटों का बंटवारा को लेके वो क्या कर रहे हैं? तो महागठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं, एक ही सीट पे 2-2 उम्मीदवार डाल दिया, आरजेडी भी अपना उम्मीदवार दे दिया और कांग्रेस भी दे दिया, तो आपस में लड़ रहे हैं। आप लोग का क्या सुलझाएंगे? आपस में तो बीजेपी लड़ रही है ना, कुम्हरार विधानसभा का। तो दोनों सीट देखिए ना, एक ही जगह पे 2-2 उम्मीदवार। आप बांकीपुर विधानसभा देख रहे हैं, आप कुम्हरार विधानसभा देखिए। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को सिर्फ टिकट मिलने को लेकर के विरोध कर रहे हैं, और विरोध ऐसा कर रहे हैं कि पार्टी का सिंबल काट रहे हैं। लालगंज में देखिए, आपने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया, सुल्तानगंज में भी कर दिया, सुल्तानपुर में कर दिया। देखिए कहीं कहीं की स्थिति ऐसी होती है जहां इस तरह का अब वो पार्टी डिसाइड करती है। आपस में ही लड़ाई है तो क्या करेंगे? तो मैडम सब अपना अपना पार्टी का तो देबे न करेगा। गठबंधन काहे को किए फिर? किया है तो आप आपस में नहीं जानते हो, सबके होता आता है, लेकिन काम किए हैं मोदी जी, काम किए हैं मोदी जी। यहाँ जो भी काम किया है नीतीश कुमार किया है, इसलिए सब लोग नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा झुकाव है। लड़ने के लिए तो सब अपना अपना पार्टी राग तो अपना ही ना अलापेगा। तो जनता का मूड तो आपने देख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि बिहार के चुनावी रण में आज सीएम नीतीश कुमार ने कैसे अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने रोजगार पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। सुनिए नीतीश कुमार। जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10-10-20, अब हो गया 10, अब 40-50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो अब एक तरफ हर घर सरकारी नौकरी का तेजस्वी का वादा है और दूसरी ओर 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं। जिस हिसाब से बिहार में के नेता सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बिहार में बेरोजगारी जैसी कोई बात रही नहीं जाएगी। बिहार में अपनी जीत के लिए वैसे हर आदमी, हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जोर लगा रहा है। घर घर जाकर लोग वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के वादे कर रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट को लगता है कि उनकी जीत भगवान भरोसे है। कई उम्मीदवार अपनी जीत के लिए तंत्र साधना का सहारा ले रहे हैं और इसके लिए जगह चुनी गई है महाकाल की धरती उज्जैन। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर एक शमशान की तस्वीरें, जहां एक साधक तंत्र साधना में जुटा हुआ है, अष्ट भैरव की पूजा की जा रही है, तांत्रिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं और यह सब हो रहा है बिहार चुनाव में उतरे कुछ उम्मीदवारों के। जब हमारे संवाददाता ने रात 2 बजे उज्जैन के आचार्य जयवर्धन को इस विशेष तांत्रिक कर्मकांड के बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने जो कहा जरा उसको ध्यान से सुनिए। अभी बिहार में चुनाव है, कुछ लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी हमारा यही प्रयास है कि वो अच्छे मतों से जीतें और अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। कौन सी पार्टी क्या आप बता सकते हैं कि किस लिए, किन के लिए पूजा की जा रही है? सारी बात तो नहीं बता सकते हैं, पूजा से संबंधित और पूजा कराने वाले से भी संबंधित, क्योंकि ये सब गुप्त अनुष्ठान होते हैं, रहस्यात्मक अनुष्ठान होते हैं। तो साधक ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव में जीत के लिए नेता वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे उनकी जीत की उम्मीद को ताकत मिलती है। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट आपको हम आगे बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब क्लियर कट में आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिस तस्वीर को बदलने का दावा पूर्वांचल के नेता लगभग हर चुनाव में करते हैं। इस बार के बिहार चुनाव में भी वही दावा गूंज रहा है। तस्वीर हरियाणा के अंबाला की है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन पूर्वांचल से। दीपावली के बाद छठ पूजा में घर जाने के लिए पूर्वांचलियों की भारी भीड़ ट्रेन पकड़ने के लिए अंबाला स्टेशन पहुंची। देखते देखते हालात ये हो गए कि दरवाजा तो छोड़िए,
खिड़की से भी ट्रेन के अंदर घुसने के लिए लाइन में लोग खड़े। एक कटिहार और अमृतसर के बीच चलने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं और हालात देखिए जरा कि ट्रेन में घुसना हो तो जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी जंग के मोर्चे पर तैनात हो। ये जंग किसी जंग से कम नहीं है, जरा देखिए। तो आप सोचिए कि जिस ट्रेन के भीतर घुसने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इतनी कश्मकश है, अगर इसके अंदर आप दाखिल हो भी गए तो आप सफर कैसे करेंगे, किस हाल में करेंगे? यहां इसमें आप अंदाजा लगाइए कि क्या बैठने की बात तो छोड़िए, क्या इस ट्रेन के भीतर खड़े होने की भी ठीक से जगह होगी? क्या नहीं होगी। और फिर भी लोग घंटे 2 घंटे का नहीं, 20-20, 30-30, 40-40 घंटे का सफर करते हैं। ये ट्रेन अंबाला से कटिहार पहुंचने में कम से कम 30-40 घंटे का समय लेती होगी। 1500 किलोमीटर का सफर है। आप सोचिए 1500 किलोमीटर इस तरह की इस परिस्थिति में इस तरीके से ट्रेन में खड़े होकर या यूं कहिए कि अटके लटके होकर अगर आपको सफर करना पड़े, आप सोचिए। लेकिन लोग करने को मजबूर हैं। रोजी रोटी के लिए अंबाला जैसे औद्योगिक शहरों को ठिकाना बनाने वाले पूर्वांचली लोग छठ में हर साल घर जाना जरूरी समझते हैं और उनके लिए बड़ा मौका होता है। और हर साल की तरह इस बार भी ये मुश्किल एक मिशन की तरह मिशन मोड में उसका सामना कर रहे हैं। यहाँ तो ट्रेन पकड़ने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि ऐसे लोग जिन्हें ट्रेन में सुखद और सुरक्षित सफर के लिए जिन्होंने महीनों पहले बाकायदा रिजर्वेशन करवाया था, वो भी ट्रेन में नहीं घुस पाए। सुनिए अब ऐसे लोग क्या कह रहे हैं। मेरा नाम अभिनंदन राय है और मैं अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ घर जा रहा था। गोरखपुर के लिए ट्रेन थी जिसमें हमको चढ़ने नहीं दिया गया। हमारा स्लीपर का था, स्लीपर में गए थे। स्लीपर में इतने भीड़ थे कि नहीं चढ़ पाया। फिर टीटी ने बोला कि 3rd AC में चढ़ जाओ। AC में चढ़ने गया तो वहाँ भी इतनी भीड़ थी कि हमें चढ़ने नहीं दिया। फिर हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो पैसा रिफंड हो। पैसा रिफंड होने की दूर की बात है, हमें कैसे भी व्यवस्था करके हमें नेक्स्ट गाड़ी से भेजा जाए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ? मेरा नाम कुमारी प्रीतिका है। मैं अम्बाला कैंट से गोरखपुर जा रही थी पर मेरी ट्रेन छूट गई। अंदर पब्लिक जाने नहीं दी तो मेरी कोई व्यवस्था हो कि हम लोग घर पहुँच पाए। किस तरह की आपकी रिजर्वेशन थी या क्या? मेरा तो स्लीपर का सीट था। स्लीपर का। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे पब्लिक अंदर नहीं जाने दी। बच्चे हैं 2 छोटे। क्या चाहते हैं आप? तो कोई व्यवस्था किया जाए कि हम लोग घर पहुँचे। अकाल तख्त में हमारा टिकट था, 2 महीने पहले मैंने कटवाया था, लेकिन सीट चढ़ने नहीं मिला हमें भीड़ के कारण से। तो गार्ड वाले में चढ़ रहे थे तो पुलिस वाले ने हमें ज़बरदस्ती फिर उतार दिया। ज़्यादा भीड़ होने के कारण लठ मार के उतार दिया। फिर अभी भी वो ट्रेन छूट गई, दूसरी भी छूट गई। अब जाना है हमें छठ पूजा के लिए घर, तो बच्चे भी हैं साथ में, परिवार पूरा है। कैसे जाएंगे वो पता नहीं। तो सोचिए जिन लोगों ने 2-2 महीने पहले टिकट कटवाया था, जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया था, वो भी अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए। स्टेशन पर मौजूद होने के बावजूद, समय से पहले पहुंचने के बावजूद ट्रेन में अंदर नहीं घुस पाए, इतनी भीड़ थी। और इस तो सिर्फ हम अंबाला स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम स्टेशनों पर इसी तरह की भीड़ दिखेगी आपको जहां पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और यह हालत तब है जब रेलवे दावा कर रहा है कि पिछली बार की 7,724 विशेष ट्रेनों की तुलना में इस बार 12,000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और उसी के हिसाब से सारा काम हो रहा है। रेलवे का दावा है कि इस त्योहारी सीजन के पहले 19 दिनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा यात्री स्पेशल ट्रेनों से अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद यह हालत है कि आज भी बड़े स्टेशनों पे पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टेशनों पर रेलवे का दावा है कि आरपीएफ, टीटी, इन सब की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं।
उसके बावजूद भी अव्यवस्था का आलम क्या है वो आप देख ही रहे हैं। यहां पर आपको एक भी पुलिस वाला, एक भी टीटी या एक भी रेलवे का कर्मचारी अगर दिखता हो तो आप बताइए, जो कि इनको ये लोग कैसे सुरक्षित तरीके से या आराम से कैसे ट्रेन में दाखिल हो सकते हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन लिया है वो कैसे ट्रेन में चढ़ सकते हैं, इसकी व्यवस्था करने वाला इस भीड़ में अगर कहीं कोई आपको दिखता हो तो आप बताइए। सरकार और रेलवे ये कह रहा है कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए, सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की संख्या और सुविधा दोनों बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद ये जो भीड़ है वो आपको हर जगह इसी तरह से दिखाई दे। कल हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन का वॉर रूम का दौरा किया था और इस त्योहारी सीजन में यात्रा प्रबंधन की पूरी समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ भाड़ वाले रूटों पर एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएं ताकि हर यात्री को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का मौका मिल सके। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल का भी निरीक्षण किया था। लेकिन रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही है उसके बावजूद ये चुनौती बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आज भी इस रूट पर, खास करके त्योहार के मौसम में, त्योहार के सीजन में इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या जितनी ट्रेनें उपलब्ध हैं उससे कहीं ज्यादा है, बल्कि यूं कहिए कि बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। और ट्रेनें कम क्यों हैं इस बात को भी समझिए। अगर रेलवे कहता है कि हमने 7,500 के मुकाबले हमने 12,000 ट्रेनें चलाई इस बार, उसके बावजूद आप इस तरह की भीड़ देख रहे हैं, तो भाई आप ये कह सकते हैं कि 12,000 ही क्यों चला रहे हो, 25,000 चला दो। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई जिस रूट पर ज्यादा भीड़ है वहां ट्रैक भी तो सीमित है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही ट्रैक पे 4-4 गाड़ियां एक ही साथ दौड़ा देंगे। उन गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस भी होगा, वो आपस में रुकेंगी, क्रॉसिंग होगा, तमाम तरह की चीजें हैं। तो जो ट्रैक की उपलब्धता है उसके अनुसार, उसके मुताबिक जितनी गाड़ियां चलाई जा सकती है उतनी चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश जरूरतों के हिसाब से अभी भी बहुत कम है और इस पर और बहुत काम किए जाने की जरूरत है। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।